करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर हो, व्हीट स्टोन ब्रिज पर हो, मीटर ब्रिज पर हो, पोटेंशियल किसी पर भी अगर हम बात कर लें, सबका कोर यही है इस पूरे चैप्टर में कि क्या आप सर्किट सॉल्व करना जानते हैं या नहीं। तो अगर ये आई करंट गई और दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है तो जहां कहीं भी डायरेक्ट आपको ये चीज अप्लाई करनी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रख सकते हो कि I1 है तो R2 होगा, I2 है तो R1 होगा, क्योंकि इन्वर्सली रेशियो में बढ़ रहा है। वो चीजें मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा कि पता कैसे चलता है कि यार ये लगा देने से जल्दी हो जाएगा। तो वो मैं जो छुपी हुई बातें हैं वो इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं वन एंड ओनली पेन किलर सीरीज में। जी हां बच्चों, जो लोग नहीं जानते हैं कि ये पेन किलर सीरीज क्या है, मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि बेटा क्लास 12th का फिजिक्स का ये चौथा लेक्चर है और इस सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं जो या तो डिफिकल्ट है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम उन टॉपिक्स की कुछ थ्योरी के पार्ट की बात करते हैं और साथ ही साथ उन पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करते हैं। ये बैच जो है वो फ्री है, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाकर इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में आपको ये लेक्चर भी मिलेगा, साथ ही साथ इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस का असाइनमेंट भी मिलेगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस जर्नी में वो जानते हैं कि हमारे 3 लेक्चर्स जो है हो चुके हैं क्लास 12th के। ऐसे हर सब्जेक्ट के क्लास 11th और 12th के अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर हो रहे हैं। पीडब्ल्यू के बारे में तो सभी को पता है कि भाई ये ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हिंदुस्तान के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यू रखते हैं। देखिए बच्चों, एक बात यहां आप समझिएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। हर साल अगर आप देखो तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। सर क्या ये डिफिकल्ट चैप्टर है? नहीं। अगर आपको सर्किट की एनालिसिस करनी आती है, आपको सही तरीके से इक्वेशंस लगानी आती हैं, तो इस चैप्टर में घुमा फिरा कर वही चीजें हो रही होती हैं। जितनी अच्छी आपकी सर्किट में एनालिसिस या इक्वेशंस को अप्लाई करने की जो कह सकते हैं क्वालिटी है, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हर कॉन्सेप्ट में जाके, चाहे आप पावर की बात कर लीजिए या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लीजिए, अल्टीमेटली क्या आप सर्किट सॉल्व करना जानते हैं? क्या आप वोल्टेज करंट की इक्वेशंस के बारे में जानते हैं? क्या आप सारे डिफरेंट मेथड्स को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर चाहे वो पावर का हो या फिर आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर हो, व्हीट स्टोन ब्रिज पर हो, मीटर ब्रिज पर हो, पोटेंशियल किसी पर भी अगर हम बात कर लें, सबका कोर यही है इस पूरे चैप्टर में कि क्या आप सर्किट सॉल्व करना जानते हैं या नहीं। तो भाई हम लोग भी इस लेक्चर में क्या लेकर आए हैं? हम भी इस लेक्चर में लेकर आए हैं वो सारे चीजें जिससे आप बहुत आसानी से सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बेहतरीन तरीके से जो है जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो भी इक्वेशंस हैं उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में देखिए कई सारे मेथड्स लग सकते हैं, लेकिन जब आपको सारे मेथड्स पता हैं तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से मेथड से सबसे जल्दी होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो चीजें मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा कि पता कैसे चलता है कि यार ये लगा देने से जल्दी हो जाएगा। तो वो मैं जो छुपी हुई बातें हैं वो इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन में आपके 2 से 3 मेथड भी लगा के उनको फटाफट से सॉल्व किया जा सकता है। कर कौन पाएगा? कर वो पाएगा जिसको एक्चुअली पता है कि अच्छा इस हिस्से में ये लगा दो, इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए ये लगा दो, अच्छा ये पार्ट निकालना है तो ये निकाल के लगा दो, दूसरा पार्ट इस मेथड से निकाल लो। जब आप ऐसे मिक्स करते हो चीजों को तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी स्पीड बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है क्योंकि आप डबल चेक भी चाहो तो कर सकते हो कि हाँ चलो इससे भी देख ले, हाँ भाई हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सारी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और उसको मिक्स एंड मैच कैसे करते हैं। जैसे रेशियो का फंडा,
रेशियो का फंडा क्या है भाई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें ही अपने दो पार्ट बनते हैं, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। लेकिन उससे पहले हम रेशियो को देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो रेशियोज में ही चीजें डिवाइड हो रही हैं। जब करंट डिवाइड होती है या वोल्टेज डिवाइड होती है तो बहुत जगह बहुत पार्ट में क्वेश्चंस आप सीधे रेशियो देख के निकाल लेते हो कि अच्छा चाहिए इतनी वैल्यू करंट की आएगी, इतनी वैल्यू वोल्टेज की आएगी। तो ये बहुत सीधा सीधा हो जाता है अगर आप रेशियो की गणित समझ पा रहे हो कि रेशियो में चीजें आती कैसी हैं। तो इस लेक्चर में तो हम लोग इस बात को समझेंगे। ठीक, देखिए ये बात समझिएगा कि अगर आपको ये सब बेसिक बातें आती हैं तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक, दूसरा हम लोग बात करेंगे लूप लॉ के बारे में, केसीएल और केवीएल के बारे में कि उसकी इक्वेशंस कैसे लगती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं। ऑल्दो इसका कुछ हिस्सा हमने पिछले जो क्लास थी जिसमें कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे, उसमें हमने ये हिस्सा कवर किया था। अगर वो आपने नहीं लेक्चर देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसमें हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस में वो चीजें कैसे अप्लाई हो रही हैं। फंडा दोनों जगह जो है वो सेम है, तो अगर आप एक जगह भी तैयार कर लेते हो तो दूसरी जगह आपको कैच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात करते हैं नोडल एनालिसिस, बहुत पावरफुल टूल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि इससे इक्वेशंस का जो काउंट है सॉल्व करने के दौरान किसी क्वेश्चन को वो कम हो जाता है। लूप लॉ में अगर कोई इक्वेशनें दो बन रही होंगी तो नोडल से जाओगे तो एक इक्वेशन आएगी। लूप लॉ से करोगे तीन इक्वेशनें बन रही तो नोडल से जाओगे तो एक इक्वेशन से सॉल्व होगा। लेकिन सर लूप लॉ आना चाहिए, हाँ आना सब चाहिए, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या लगा के और मिक्सअप करके कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। और साथ में एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो इफेक्टिव ईएमएफ का है, और ये भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व ऐसे चुटकियों में कर देता है। अगर किसी और मेथड से हम जाएं, मतलब लाइक लूप लॉ या नोडल से, तो हो सकता है क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन अगर हम इफेक्टिव ईएमएफ से जाएं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत फटाक से सॉल्व होने वाले बन जाते हैं। बस पहचानते कैसे हैं कि कहाँ किस में लगेगा, वो टाइप ऑफ वैरायटी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और उसके अराउंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सेशंस भी होंगे तो अलग से भी हम लोग इस पे लगा लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि रेशियो की जो गणित है वो रेशियो की गणित क्या है, रेशियो का फंडा क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक की बात से समझेंगे कि रेशियो क्योंकि ये देखिए ये चीज जो है आपकी पूरी थ्रू आउट द फिजिक्स इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, रेशियो निकलते कैसे हैं, इसका एक बहुत बेसिक गणित समझना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं और आपने इसको राम, श्याम और मोहन, इन तीनों को बांटना है। मतलब तीनों को जब पैसे बट जाएंगे तो तीनों को बटने के बाद टोटल पैसों का सम जो है वो 10 रुपए आपका होने वाला है। ठीक, मगर आपने कहा कि इसको मुझे किसी रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में करके इसको बांटना है। तो हमने कहा ठीक है, क्या रेशियो में सर? आपने कहा कि सर हम इसको बांटना चाहते हैं 3:2 इसको 2 ले लेते हैं, 3:2:5। आपने कहा सर हम इस रेशियो में इसको बांटना चाहते हैं, 3:2:5 के रेशियो में बांटना चाहते हैं। 2 का भी हो सकता था, 3 का भी हो सकता था, 4 का भी हो सकता था, जिस भी रेशियो में बांटना है। तो गणित देखिए क्या है, सीधी सीधी गणित ये है कि टोटल कितने हिस्से बना रहे हो। अगर आप यहां से देखो तो आप किसी एक चीज के यहां 3, 2 और 2, 3, 2 और 5, मतलब कि आप टोटल जो है कितने हिस्से बना रहे हो। तो टोटल अगर आप देखो तो अगर आप टोटल इसके 10 हिस्से बना रहे हो, ठीक, किसी चीज के अगर 10 हिस्से बना रहे हो, तो आप उस 10 में से, क्योंकि यहां टोटल 10 हुआ है, तो उस 10 में से आप कह रहे हो कि 3 हिस्से राम को जाएंगे, 2 हिस्से श्याम को जाएंगे और 5 हिस्से जो है वो मोहन के पास जाएंगे। तभी वहीं से रेशियो की गणित बनी है। तो अब आपका ये टोटल सम कितना है? 10 है। तो ये टोटल सम 10 है, जिसमें से 3, 2 और 5 के रेशियो में आप चीजें बांट रहे हो। अच्छा, किस रुपए को बांट रहे हो? और ये 10 से आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं इसकी वैल्यू थोड़ी यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं 20 रुपीज कर देता हूँ, ताकि आप कहीं इस 10 और इस 10 में कंफ्यूज ना हो। तो 20 रुपीज को 3:2:5 में बांटना है, और ये टोटल सम 10 बन रहा है। इसका मतलब है 10, अगर इस 20 के 10 हिस्से किए जाए तो 3 हिस्से इसके पास, 2 हिस्से इसके पास और 5 हिस्से इसके पास आएंगे। ये सीधी सीधी बहुत सिंपल गणित है। तो किसी ने कहा सर राम के पास कितना हिस्सा आएगा? तो राम के पास कितना हिस्सा आना है? 20 रुपए का, ठीक है,
10 में से 3 हिस्से आने हैं, तो राम के पास हिस्सा आएगा 3/10 का। तो सर श्याम के पास कितना हिस्सा आएगा? श्याम के पास जो हिस्सा आएगा, श्याम के पास हिस्सा आएगा 20 रुपीज का, 2 हिस्से आएंगे अगर 10 में टोटल बनाया जाए। और मोहन के पास सर कितना आएगा? सबसे ज्यादा मोहन के पास आ रहा है 20 रुपए का, ठीक है, 5 हिस्से इसका आ रहा है, तो 5/10। ये बहुत सीधी सीधी सी गणित है, किसी चीज को जो मिलकर सम हो रही हो और किसी रेशियो में बट रही हो। जैसे ये सारे रुपए ही मिलकर सम होकर 20 बन रहे हैं और इस रेशियो में बटे हुए हैं। फिजिक्स में जहां कहीं भी आपको ऐसी चीज हो कि जो सम होकर कुछ बन रही है क्वांटिटी और उसको ही किसी रेशियो में बांटा है, तो आप इस तरह की गणित को लगा सकते हैं। बहुत छोटे से अगर एक क्वेश्चन से बात करें एक और, तो मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास करंट है, ठीक है, आपके पास करंट है, हमने कहा करंट है 30 एम्पियर, और किसी ने कहा सर 30 एम्पियर जो है वो कहीं डिवाइड हुई और किस रेशियो में डिवाइड हुई? तो रेशियो जो है वो रेशियो उसने बोल दिया कि सर 1:3 का रेशियो है। सर 1:3 का रेशियो है, इस रेशियो में 30 एम्पियर की करंट डिवाइड हुई है। तो मतलब जो भी हिस्सा यहाँ गया और यहाँ गया है, 3 हिस्से यहाँ गए, एक हिस्सा यहाँ गया, वो पूरा हिस्सा मिलकर ही 30 बन रहा होगा, तो हम रेशियो में बांट सकते हैं। टोटल सम कितना है जिस जिस उसमें बट रहा है? ये 4 है। तो अगर 4 हिस्सों में इस 30 को कोई बांटे तो हो गया 30/4, ये 4 हिस्सों में बट गई। उसका एक हिस्सा जाएगा किसके पास? पहले वाले के पास, और दूसरा हिस्सा जाएगा किसके पास? तो 30 × 4, और ये 1 है, ठीक, और 3 हिस्से जाएंगे इसके पास। तो ये बहुत सीधी सीधी बिल्कुल गणित है, और ये गणित हमको चाहे किसी भी तरह के रेशियो में डिवीजन जब करना हो तो वहां पर काम आती है, ठीक। दूसरी बात पर आते हैं, बहुत बेसिक बात है कि जब भी आप ये फार्मूला पढ़ते हैं इसको जरा अच्छे से समझना। V बराबर आई आर का जो फार्मूला है, ये V बराबर आई आर के फार्मूले में बात क्या हो रही होती है? V क्या है, I क्या है, R क्या है? लोग कहते हैं कि सर इसमें तो क्या, हमें तो पता है V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। बस यहीं पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पहली बात तो आप ये समझना कि ये V वोल्टेज नहीं है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इस बात को समझिएगा, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल या वोल्टेज नहीं है। जैसे अगर आपने कहा कि भाई यहां पर कोई रेजिस्टेंस है 3 ओम और करंट जा रही है इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर, तो आप V बराबर आई आर जब लगाओगे तो एक तो ध्यान रखना कि जिस रेजिस्टेंस पे लगा रहे हो वहीं की करंट चाहिए, वहीं का रेजिस्टेंस चाहिए, और वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। V बेसिकली डेल्टा V है। अब डेल्टा V लोगों ने नहीं लिखा कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बोले सबको पता ही है कि V पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना कि वोल्टेज का डिफरेंस है कहां से कहां के बीच का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो डिफरेंस बन रहा है। और ये डिफरेंस कितना आ गया? तो अगर सीधा सीधा करेंगे तो 3 × 2, ये 6 वोल्ट आ गया। सर 6 वोल्ट कहाँ का आया है वोल्टेज? इस पॉइंट का आया है कि इस पॉइंट का आया है कि कहाँ का आया है? तो हम लोग इसको ना इस तरह से दिखा देते हैं कि सर यहाँ का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो सर 6 वोल्ट है। तो इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस ही ये V फॉर्मूले में होता है। तो ये V क्या है? ये है V पोटेंशियल डिफरेंस, जिन भी पॉइंट्स पर आप बात कर रहे हो वहां के। और इसमें भी जिधर से जिधर करंट जाती है उसमें एक नियम काम करता है कि अगर करंट फ्लो यूं करी है तो ये हायर पोटेंशियल पर बनेगा और ये लोअर पोटेंशियल पर बनेगा। अब सर हायर और लोअर को दिखाने के लिए हमने प्लस और माइनस सिंबल का यूज किया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है तो प्लस का मतलब हायर है और माइनस का मतलब लोअर है, और उन दोनों का अंतर क्या है? वो 6 वोल्ट है। ये सर कैसे कैसे बन सकता था? इसी चीज को मैं कैसे कैसे बना सकता था? सर ये 3 ओम का अगर है और मान लीजिए कि आपने कहा कि सर इसके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 6 वोल्ट है, और कोई कहता है कि सर यहां पर जो है इस पॉइंट पर 0 वोल्ट है, तो सर यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? तो अगर वोल्टेज का डिफरेंस 6 वोल्ट है, अब यहां से बात समझना आप, और ये पॉइंट को हम 0 एज्यूम कर रहे हैं। सर 0 आप एज्यूम कर सकते हो, हम किसी भी पॉइंट को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं,
क्योंकि देखो पोटेंशियल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, डिफाइन नहीं है। हमेशा कहीं पर भी देखोगे आप पोटेंशियल की, जब आपने डेफिनेशन भी पढ़ी तभी वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल का डिफरेंस है डिफाइन हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है पोटेंशियल की। तो आपके किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही पोटेंशियल लिखा जा रहा होता है। तो हमने कहा यहाँ का डिफरेंस डेल्टा जो है वो 6 वोल्ट है। तो अगर कोई कहे ये नहीं 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 ये वाला जीरो है, तो ये वाला जीरो है, तो हम कहेंगे कि अगर करंट यूं गई थी और ये मैं हायर पे बोल रहा हूँ, ये लोअर पे बोल रहा हूँ, तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा। कितना ज्यादा होना पड़ेगा ताकि डिफरेंस 6 बन सके? तो 6 वोल्ट होगा। सर और क्या क्या हो सकता है ये डिफरेंस मेंटेन रहे? अब आप एक बात समझो, इसमें कितना भी जोड़ दो उतना ही इसमें भी जोड़ दो तो डिफरेंस अंतर नहीं आएगा। इसके लिए बहुत सीधी सी गणित है, आप समझना। ठीक है, डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है, और हमसे सवाल यह किया जाए कि हमारे और आपके बीच के रुपयों का अंतर नहीं होना चाहिए, हमारे और आपके बीच का रुपयों का अंतर नहीं होना चाहिए, और मैंने कहा कि मेरे पास बढ़कर हो गए 20 रुपए, ठीक है, तो आपके पास कितने होंगे? आपके पास कितने होंगे अगर हमारे और तुम्हारे बीच के रुपयों का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए? ठीक, चलो भाई कमेंट में बताना अगर तुमने आंसर 4 रुपए दिया है तो। कमेंट में बताना अगर तुम्हारा आंसर 4 है तो। 4 होगा, बिल्कुल सही बात है, 4 होगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ सर हमने तो 4 ही सोचा था। बिल्कुल बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर हमने 4 सोचा था। नहीं भाई 4 गलत है, 4 गलत है। आपने क्या सोच के आपने डबल कर दिया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, डबल का गेम नहीं है यहां पर, यहां डिफरेंस की बात है। हमारे और आपके बीच के रुपयों का अंतर कितना था? 8 रुपए का अंतर था। इसका मतलब हमेशा कितने का रहेगा? 8 रुपए का रहेगा। तो आप ये देखो कि मल्टीप्लाई क्या हुआ वो नहीं लेना देना है, आप ये देखो कितनी वैल्यू ऐड हुई है या कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है। तो जहां जहां भी आपको डिफरेंस मेंटेन रखना होता है, जिन जगहों पर भी आप मल्टीप्लाई पे नहीं जाते हो, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर जाते हो। तो आप नोटिस करोगे तो 10 रुपए मैंने ऐड किए हैं, तो इसमें भी मैं 10 रुपए ऐड करूंगा, तो कितना हो गया? ये 12 रुपए हो जाएगा। अभी भी हमारे और इनके बीच का रुपयों का अंतर देखो तो 8 रुपए ही रहा। डिफरेंस की ये गणित है। यही फंडा आप यहां लगा सकते हो। किसी ने कहा कि सर यहां पर मैं 6 वोल्ट लूंगा तो ले लो भाई, अंतर 12 वोल्ट का अंतर 6 वोल्ट का बनना है और ये हायर रहना है, तो यहां वोल्टेज कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल। डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जीरो वाले से बना ले गए और फिर आपको कंफ्यूजन हो कहीं पर भी, तो आप देखो जीरो से बना ले जाया करो कि एक जीरो ले लिया लोअर वाला और हायर वाला 6 मतलब वैल्यू ले ली उसकी, और फिर उसमें आप कुछ भी प्लस माइनस करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे किसी ने कहा सर यहां पर -6 हो गया, तो आप इसके रेफरेंस में ही देखो, अगर यहां मैंने -6 कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा? सर यहां 0 वोल्ट हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखो तो यही हायर पर है। मैं क्या बोला, प्लस माइनस सिर्फ इस सेंस को देने के लिए है कि क्या हायर है और क्या लोअर है, और ये लोअर पोटेंशियल पर है। सर ये माइनस नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो इसको कह दिया मैंने -6 वोल्ट, तो क्या ये लोअर पोटेंशियल पर हो गया? नहीं भाई, दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। अगर ये -6 वोल्ट कोई कह रहा है तो एज्यूम करो कि मैंने इसमें -6 कर दिया, तो इसमें -6 और करूंगा तो हो गया -12 वोल्ट। अभी भी देखो दोनों ही माइनस भले ही आपको दिख रहे हो, लेकिन ये निगेटिव में ज्यादा छोटी वैल्यू पहुंच रही है, ये बड़ी वैल्यू है निगेटिव में इसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही जो रीडिंग है ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर यहां से नहीं समझ में आ रहा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर ये ए है और बी है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। चलो चेक कर लेते हैं 6 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। वी ए कितना हो गया? -6, माइनस ऑफ माइनस वी बी हो गया -12। देखो 12 - 6 कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो मुद्दा ये है कि V बराबर आई आर फार्मूले में याद रखिएगा कि V हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। कहने का मतलब इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस, और कोई एब्सोल्यूट पॉइंट अगर लिए जाएंगे कहीं पर भी तो आप इस तरह से वैल्यूज आपकी लिखी जा सकती है। सिमिलरली अगर मैं बैटरी की बात कर लूं, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है मान लो। तो बैटरी की अगर बात कर लो तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है भाई। तो अगर कोई कहे कि साहब फिर से वही गणित यहां बनाते हैं,
अगर कोई कहे साहब कि इस वाले पॉइंट, इसका रेफरेंस ले रहा हूं, है ना, इसका 0 वोल्ट है, तो ये वाले रेफरेंस की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट का कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 10 वोल्ट रखना है तो ये 10 वोल्ट होगा। सर ये वाला पॉइंट जो है 20 वोल्ट है, तो सर ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये हायर, ये प्लस है, हायर पोटेंशियल पर रहेगा, ये माइनस है, लोअर पोटेंशियल पर रहेगा। और 10 वोल्ट का डिफरेंस रहना है, तो अगर ये 20 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 30 वोल्ट होना पड़ेगा, तभी हायर रहते हुए 10 वोल्ट का डिफरेंस बना रहा है। सर इसकी वैल्यू जो है -20 वोल्ट है, तो अगर 10 वोल्ट का डिफरेंस रहना और इसको कम में रहना है, इसको कम में रहना और ये हायर में रहना और डिफरेंस 10 वोल्ट का आना है, तो आप सोचो बताओ कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। अभी भी चेक कर लो, ये इससे 10 वोल्ट ज़्यादा ही है और वही चीज़ भी है क्योंकि वो हायर पर है। तो बैटरीज के केस में भी ये चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं नोडल या बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये आपको अच्छे से मालूम रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो है ये बहुत बेसिक जो बातचीत थी वो हमने यहाँ पर कवर की। चाहे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस पे देखने के लिए कि V बराबर IR फार्मूला लग कहाँ रहा है, कैसे रहा है। और अब जो है बात करते हैं हम लोग सबसे पहले करंट डिवीजन रूल की। ठीक, करंट डिवीजन रूल की बात करते हैं। बड़ा काम का रूल है यार ये, इसलिए ये बड़ा काम का रूल है क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको हो सकता है डायरेक्ट लग जाए ये। ठीक है, डायरेक्ट लग जाए। सर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस बात का ध्यान देंगे। जैसे कि आपकी मान लीजिए कोई करंट है जा रही है और आपकी जो है करंट डिवाइड होती है, बैटरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर करंट आपकी डिवाइड होती है इस तरह से दो रेजिस्टेंस में। तो अगर ये आई करंट गई और दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, तो जहां कहीं भी डायरेक्ट आपको ये चीज अप्लाई करनी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा, अगर आप देखो तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये अगर R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, दोनों ही रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है। और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका मतलब है कि ये दोनों ही इस पॉइंट के क्रॉस जुड़े हुए हैं। आप देखो डिजाइन का फर्क नहीं पड़ता, आप ये देखा करो कि कनेक्शन कहां से कहां है। तो ये दोनों ही इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इन दो के पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है फार्मूले में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि V इन दोनों के लिए अगर देखा जाए, जैसे इसमें मान लो करंट गई, ये बट गई, यहां आ गई I1 करंट, यहां आ गई I2 करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो V एक तरीके से कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। और V कांस्टेंट है तो V बराबर IR फार्मूले से ही देखो, तो V कांस्टेंट है तो I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के। I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के। इसका मतलब करंट किस रेशियो में बटेगी। अगर हमको कोई कहे कि I1 I2 का रेशियो बताओ, तो I1:I2 जो होगा दैट इज इनवर्सली रेशियो में हो गया, दैट इज कितना हो गया 1/R1/1/R2, ऐसे ही लिख सकते हैं। और इसको कह दें तो ये पलटेगा, तो ये हो जाएगा R2/R1, इनवर्सली रेशियो से बटेगा। I1/I2 जो है R2/R1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। 3 में भी होता तो रेशियो की गणित से बांट देते, जैसे पहले 10 रुपए बांटे थे, 20 रुपए जो स्टार्टिंग में किया था, जो जो नंबर आ रहा है उस रेशियो में बांट दो, वो आधा आए, पौना आए, 3 आए, 4 आए, जो वैल्यू आए, जिस हिसाब से जो वैल्यू आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अगर हम इसको बांट देंगे, इसको अगर हम बांट देंगे इस रेशियो में, क्योंकि यहां पर हम चाहे तो 1/R1 1/R2 में भी बांट सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सॉल्व हो सकता था आसानी से, तो R2/R1 में बढ़ गया। मतलब I1 के पास R2 हिस्सा आएगा और I2 के पास जो है वो R1 हिस्सा आएगा। और टोटल कितना हुआ, जैसे सम होता था तो टोटल कितना है, टोटल है कितना, टोटल है आपके पास जो रेशियो का टोटल है, रेशियो टोटल क्या है, रेशियो टोटल है R2 + R1, मतलब कि ये टोटल हिस्सा इस रेशियो में बट रहा है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए I1 की वैल्यू हो जाएगी I टोटल करंट, कितना जाएगा इसके पास, कितना हिस्सा जाएगा, R2 हिस्सा जाएगा, कितने का, टोटल का, दैट इज R1 + R2, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा I जो टोटल थी इनटू कितना हिस्सा इसके पास जा रहा है, I2 के पास R1 हिस्सा जा रहा है, R1/R1 + R2। दो में जब डिवाइड कर रहे हो तो आप चाहें तो फार्मूला जो है
ध्यान में रख सकते हो कि I1 है तो R2 होगा, I2 है तो R1 होगा, क्योंकि इन्वर्सली रेशियो में बट रहा है। लेकिन अगर आपने रेशियो की गणित समझ ली है तो आपको कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे पता है कि इन्वर्सली रेशियो में बटना है और बांट दीजिए। ठीक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वैल्यू लेके समझते हैं तो शायद आप और अच्छे से समझ जाएंगे, और इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आ जाता है ये। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही यूज होगा, जहां जहां रेशियो आ रहा है, सेंटर ऑफ मास में जब आप डिस्टेंस बांटते हो रेशियो में बढ़ती है, ठीक है, जहां जहां भी आपकी कोई चीज रेशियो में बटेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो, रेशियो की जो गणित बताइए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आ गई, ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। और यहां पर ये जो है रेजिस्टेंस है, मान लो कितना, ये रेजिस्टेंस है आपका मान लो 10 ओम, और साहब ये रेजिस्टेंस है आपका 20 ओम, ठीक है। यहां करंट गई I1, यहां करंट गई I2, तो इन्वर्सली रेशियो में बटेगी। तो I1 बाय I2 का रेशियो क्या हो जाएगा, आप ये देखो, क्योंकि इसी का सम जो है 3 बनने वाला है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो इन्वर्सली रेशियो से जाएगा, दैट इज हो गया 20/10, मतलब ये रेशियो हो गया 2:1 का। तो I1 के पास 2 हिस्से आएंगे, I2 के पास 1 हिस्सा आएगा। टोटल हिस्सा कितना है, टोटल रेशियो का सम क्या है, टोटल रेशियो सम का वैल्यू क्या है, टोटल रेशियो सम जो है वो 3 है। मतलब अगर इस करंट के 3 हिस्से किए जाएं तो 2 हिस्सा इसके पास जाएगा और 1 हिस्सा इसका जाएगा। तो ठीक है, कर दो, कितना आया, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 3 करंट थी, ठीक है, इसके पास कितना पहुंचेगा, 2/3 पहुंचेगा। और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की टोटल 3 थी, कितना हिस्सा I2 पहुंच रहा है, 1 पहुंच रहा है, 1/3 हो गया। कितना हो गया भाई, इसके पास कहाँ पहुंची 2 एम्पियर, और इसके पास पहुंची कितनी, 1 एम्पियर। सिंपल है, कोई चक्कर ही नहीं है। 3 में बांटना होता 3 में बांट देते हैं, अभी 3 में भी बांट लेते हैं। ठीक, आप चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार चेक करो कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना बन रहा है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम बनना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I1 कितना आया बेटा, I1 यहां अगर आप देखो तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पियर, तो 10 इंटू 2 20 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ 1 एम्पियर आई है तो 20 इंटू 1 20 वोल्ट बन रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 3 होते तो, चलो भैया कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, क्या बात है। यहां पर एक हमने ले लिया, मान लीजिए 3 एम्पियर की करंट ले ली, ठीक है, 3 एम्पियर की करंट ले ली, और यहां पर हमने ये बना लिया, हमने 2 ओम बना लिया, यहां पर बना दिया हमने 3 और 3 ओम, और यहां पर बना दिया हमने 6 1 ओम, ठीक है। और अब 3 में बटनी है, 3 में बटनी हो, 4 में बटनी हो, 5 में बटनी हो, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, साहब कैसे कैसे बटेगी, सर हमने कहा कि इसमें गई I1 मान लेते हैं, इसमें गई साहब I2 मान लेते हैं, इसमें गई साहब I3 मान लेते हैं। ठीक, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये भी था कि इसको टोटल रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते और उस वोल्टेज से करंट डिवाइड कर लेते, V बराबर IR लगाकर। लेकिन अभी हम करंट डिवीजन सीखेंगे, तो अभी हम लोग इस लेक्चर में अलग अलग मेथड्स सीखेंगे और फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे कंबाइन करके। ठीक, कैसे करेंगे, तो जरा रेशियो देखो, इन्वर्सली रेशियो में बढ़ता है, ये तो हमें याद है कि भाई I अगर देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के होगा, तो यहाँ पर I1 इज टू I2 इज टू I3 का रेशियो क्या होगा। अब वहां तो देखो हमारा R2/R1 हो गया, तो क्योंकि 2 थे, अब 3 आ गए, तो साहब कैसे होगा, तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/1, इस रेशियो में बटेगा, ये इस रेशियो में बटेगा। अब रेशियो की गणित में देखो फायदा ये है कि आप चाहें तो इसके सम को करके भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो में क्या है, आप एक बात समझो, 20/10 लिखो या 2/1 लिखो, बात तो एक ही है, मतलब कुछ भी नंबर जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर भी हम चाहें तो अपना 1/1 के उसको चाहें तो हम थोड़ा अपना रेशियो, इसका डिवीजन हटा के एक नंबर में ला सकते हैं, क्योंकि रेशियो मेंटेन रहेगा। तो क्या कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें, अगर मैं देखो इसके एलसीएम के हिसाब से सोच लेते हैं, उससे आसानी से आता है। जैसे 6 आ गया, तो अगर इस पूरे से 6 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कितना हो गया, तो अगर मैं देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये हो गया 2, और ये हो गया 6। तो ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, तो मतलब 3:2:6 के रेशियो में बांटना है। जरा देखो इसका टोटल सम क्या बैठ रहा है, इसका टोटल सम बैठ रहा है 3
ये कितना हो गया, 3 2 5 और 5 और 6, तो 6 5 हो गया 11। तो इसका मतलब 11 का 3 हिस्सा यहाँ, 11 का 2 हिस्सा यहाँ, 11 का 6 हिस्सा यहाँ। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 की वैल्यू हो गई, I1 के पास 3 हिस्से आ रहे, टोटल कितनी आ रही थी, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर के 3 हिस्से मतलब 3 हिस्से आ रहे हैं 11 में, ठीक है। तो ये हो गई। I2 की वैल्यू साहब कितनी हो गई, I2 की टोटल 3 थी, जिसके बाद 2 हिस्से आए हैं टोटल 11 में से, ठीक है। और I3 कितना हो गया, I3 कितना हो गया, I3 हो गया हमारे पास कितना, I3 हो गया, इसके पास 6 हिस्से आए हैं टोटल 11 के, तो 3 इंटू 6/11। चलो चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही निकला है या नहीं निकला है। तो सबके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज सबके क्रॉस सेम आना चाहिए। तो अगर वोल्टेज हम देखेंगे तो कितना हुआ, तो वोल्टेज पहले वाले के क्रॉस हो जाएगा I1 इंटू आर, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया कितना, 3 3 9 और 9 और 18, ये हो गया 18/11 वोल्ट। चलो ठीक है, इसका देखते हैं वोल्टेज क्या आएगा। वोल्टेज हो जाएगा यहाँ का V2 इंटू I2 इंटू 3। I2 कितना आया, I2 आया 6/11 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 18/11, देखो ठीक है आ रहा है। और यहाँ पर देख लें V सेम आना चाहिए, I3 इंटू यहाँ का R कितना 1, तो ये हो गया कितना 6 इंटू 3/11। तो हमारा चेक भी हो गया कि भाई ये हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है ये पूरी तरह से सही है। उम्मीद है आपको रेशियो अब निकालना आ गया होगा। 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, आप इस तरह से आराम से करंट को डिवाइड कर सकते हो, मगर ध्यान रखना यहाँ बैटरी कोई ना लगी हो। अगर यहाँ बैटरी लग गई तो वो अपना भी वोल्टेज बना देगी, तो खेल थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह का सेम नहीं रहेगा, वहाँ कुछ कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये डिवीजन रूल तभी लगाइएगा जब बैटरी ना हो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सर वोल्टेज डिवीजन रूल को। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे कहां, जहां वोल्टेज को डिवाइड करना हो। और वोल्टेज कहां पर डिवाइड होगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। जैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस था R1, एक रेजिस्टेंस था साहब R2, और इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था V। इस पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे बनाने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है। और क्योंकि दोनों सीरीज में पता कैसे चलता है, सेम वायर में सेम करंट जा रही हो, बिल्कुल एक ही तार है तो सेम करंट ही जाएगी। मतलब यहां पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा मैं बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर वोल्टेज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमने एज्यूम कर लिया V1, यहां पे वोल्टेज का डिफरेंस जो आ रहा है उसको एज्यूम कर लिया V2। ठीक, करंट यू मानी है तो ये प्लस बनाया होगा, पहला प्लस बनता है हायर, फिर माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, अगर रेजिस्टेंस में बात कर रहे हो। तो यहां पर V1 और V2 का सम ही जो है वही V के बराबर है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस, और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 V2 की वैल्यू क्या होगी, तो अब अगर आप यहां नोट करो तो V1 में भी अगर देखो तो V1 बराबर भी क्या है IR1, भाई करंट आई गई ना यहां पर, और करंट तो फ्लो हो रही है, खा तो जाता नहीं है रेजिस्टेंस, आगे तो बढ़ाएगा ही, तो आई घुसा था तो आई निकलेगा, और यहां पर भी जो जाएगी करंट वो आई ही जाएगी। और V2 पोटेंशियल डिफरेंस जो बनाएगा वो होगा कितना IR2। ठीक, यहां हाई पोटेंशियल होगा, यहां लो पोटेंशियल होगा, तो करंट जो है हाई से लो जाती है, ये हमको पता भी है। तो यहां से रेजिस्टेंस में, तो यहां से अगर हम बात कर लें तो आप देखो गौर करो तो आपको देखने में आएगा कि जो रेशियो है V1/V2 का वो वही रेशियो है जो रेजिस्टेंस का रेशियो है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि I क्या है, कांस्टेंट है। और अगर आप इस फार्मूले को भी देखोगे V बराबर IR, तो यहां से भी आपको सीधे समझ में आता है कि अगर I कांस्टेंट हो गया तो V उसी रेशियो में बट रहा होगा जो रेशियो रेजिस्टेंस का है। और ये चीज यहां हमें देखने भी आ रही है। तो रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज बटा हुआ है। रेजिस्टेंस के रेशियो का सम क्या है, इसका सम क्या है, इस रेशियो का सम है R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2 का R1 हिस्सा यहाँ है, R2 हिस्सा यहाँ है। टोटल वोल्टेज V इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V पहले वाले के पास होगा R1 हिस्सा टोटल का कितने का, R1 प्लस R2 का, और दूसरे वाले का होगा पास R2 हिस्सा R1 प्लस R2 का।
अभी एक न्यूमेरिकल से भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सर 3 दिए होते, 4 दिए होते, 5 दिए होते, मैं तो 50 दिए होते, आराम से रेशियो से फटाफट बांटते चले जाते। बस शर्त फिर से वही है, बीच में बैटरी वैटरी आ गई तो काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पर। तो हम जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 3 वोल्ट का, सॉरी 3 ओम का, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इस दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज का जो डिफरेंस है, ठीक है, ऐसे दिखाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। अब ये 10 वोल्ट का है और कोई कहता है कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। देखो जब स्पीड में आपको होता तो तुरंत मौखिक देख के बता दोगे क्या आएगा। V1 V2 किस रेशियो में बटेगा? V1 बाय V2 उसी रेशियो में बटेगा जो रेशियो रेजिस्टेंस के हैं, दैट इज 3/2। तो इसका मतलब 10 वोल्ट का ये टोटल सम रेशियो का सम क्या है? 5 हिस्से हैं, 5 में 3 हिस्से इसके पास है, 2 हिस्से इसके पास है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 वोल्ट का तीसरा 3 हिस्से इसके पास है, 3/5, टोटल सम 5 लिया। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 2/5। और आप दोनों में V बराबर IR लगाकर चेक कर लो कि दोनों की करंट सेम आ रही है या नहीं। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि दोनों में करंट सेम आ रही है। चलिए इसी में एक हम और करते हैं, 3 का लेते हैं। ठीक है, 3 का लेते हैं, 3 का लेते हैं और देखते हैं कि क्या रेशियो बैठ रहा है। जैसे हमको यहां पर दे दिया है, एक दे दिया है भाई 2 ओम, एक दे दिया है आपका 5 ओम, ठीक है, और एक दे दिया है मेरे को, मान लीजिए ये दे दिया मेरे को 7 ओम, ठीक। और यहां पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पर दे दिया, ये दे दिया मेरे को 28 वोल्ट, ठीक। ये वोल्टेज का डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 28 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 28 वोल्ट का दे दिया। तो किस रेशियो में बटेगा? रेशियो जो बटेगा, रेशियो ऑफ वोल्टेज क्या होगा? रेशियो जो होगा उसी रेशियो में बटेगा जो रेजिस्टेंस के रेशियो है, दैट इज 2:5:7। ठीक है, और यहां से मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। किसी ने कहा सर यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके बाद 2 हिस्से आएंगे कितने के? तो 5 2 7 7 14, 14 के 2 हिस्से आएंगे, तो टोटल 28 में के 2 हिस्से बैठे आउट ऑफ 14। इसके पास साहब कितना होगा? तो इसके पास हो जाएगा 28 वोल्ट का कितना हिस्सा बैठेगा जाके इसके पास 5 हिस्से बैठेंगे जाके, अपॉन इसका टोटल सम कितना है? 14। और 7 ओम के पास कितना आएगा? इसको मैं इधर बना देता हूं। 7 ओम के पास कितना आ जाएगा? थोड़ा और दूर बनाते हैं। 7 ओम के पास कितना हिस्सा आ जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहां तक है। 7 ओम के पास जो हिस्सा आ जाएगा, कितना हिस्सा है देखो, 7 हिस्से हैं इसके पास। तो V3 एक तरीके से हो जाएगा 28 वोल्ट के 7 हिस्से किए आउट ऑफ कितने? इसका सम टोटल कितना बन रहा है? 14 हो गया। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, देखिए कितना आसानी से डायरेक्ट लिखा जा सकता है। और तीनों में आप V बराबर IR अलग अलग लगा के देख लो, तीनों क्योंकि सीरीज में है तो तीनों में करंट जो है वो सेम आएगी, इसमें कोई शक या डाउट मत रखिएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो फिर अलग अलग आ रहा होगा, तो आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो ये बात थी हमारी मोटी मोटी कि करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई होते हैं। अब हम बात करेंगे, कि कैसे जो है हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ को यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप लॉ की। और लूप लॉ में अगर मैं बात करूं आपको, तो हमारे पास एक लूप ले लीजिए, मान लीजिए ये है R1 है, और अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके, है ना, ताकि थ्योरी पार्ट पहले कवर करेंगे ताकि हमें हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें लगा सकें, तभी इसका फायदा है। यहां पर EMF है E1 और यहां पर है हमारा R2, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया कोई एक रेजिस्टेंस R3 और एक बैटरी लगा दी ये E5, ठीक है, और एक मैंने यहां पर ले लिया
और ये ले लिया मैंने E2 कर देता हूं इसको, बैटरी का EMF E2 ले लिया, और ये एक मैंने ले लिया E3, और ये ले लिया मैंने R4। ठीक, अब देखिए एक बात समझिएगा, जब तो सिंगल बैटरी है सर्किट में, एक ही बैटरी लगी हुई है, तो आप बड़े प्यार से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कराकर सर्किट में डिवाइड कर लिया कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। जब तो सर्किट में सिर्फ एक बैटरी है, हमको अंदाजा लग जाता है कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, और पॉजिटिव टर्मिनल से आप बेहिचक होकर बिंदास जो है वो आप करंट फ्लो करा दो। मगर अगर सर्किट में मल्टीपल बैटरीज हो तो फिर आइडिया लगा पाना मुश्किल होता है, और वहां सबसे बेस्ट मेथड जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो लूप मेथड है। बेस्ट मेथड ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हो आप, ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज लूप मेथड। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से आप वोल्टेज की इक्वेशन लगा दोगे या करंट की इक्वेशन लगा दोगे, वो एक अलग मुद्दा है कि किस इक्वेशंस को लगा के क्या सॉल्व करना है, लेकिन करंट कैसे कैसे बटी है इसका जब तुमको समझ में ना आए, तुम लूप मेथड का इस्तेमाल करो। लूप मेथड का इस्तेमाल करो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आपको यह समझ में ना आए कि करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। उसके बाद फिर उसमें वोल्टेज की इक्वेशनें लगती हैं, करंट की इक्वेशंस लगती हैं, वो एक आगे का अलग मुद्दा है। तो देखो यहां हम सर कैसे करंट, क्यों ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आपको बड़ा फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से करंट घुमा सकते हो। और जब डिस्ट्रीब्यूट होकर जो बनेगा, किरचॉफ करंट लॉ का जो रूल है कि जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है और जितनी जा रही है उसका सम इक्वल रहना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां लूप आइडेंटिफाई करो, एक लूप है इंडिविजुअल ये, और एक इंडिविजुअल लूप ये। किसी ने कहा सर ये भी तो है, नहीं, मेरे को यहां इंडिविजुअल लूप चाहिए ताकि लूप करंट घुमा सकूं। अब लूप करंट में कैसी भी घुमा दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपने कहा मान लो क्लॉकवाइज घुमा दी, आपने कहा यहां मान लो I1 है, यहां पे भी क्लॉकवाइज घुमा दो, कोई बैटरी फैक्ट्री मत देखो, यहां मान लो I2 है, बस जो घुमाई है उसके हिसाब से आप चीजें सही से ड्रॉ कर दो, और एज्यूम कर लो I1 बड़ा है I2 से। सर ये कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो आप एज्यूम कर सकते हो वो आप एज्यूम कर लो। I2 एज्यूम करना आप I2 एज्यूम कर लो, I1 एज्यूम करना आप I1 एज्यूम कर लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको क्लॉक, जैसा घुमाओगे उसके हिसाब से रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओवरऑल आंसर एट द एंड आपका बिल्कुल सही आएगा, बस आपको सही चीजें फॉलो करते जाना है। ये भी कोई भी मान सकते हैं, हाँ जी, ये भी कुछ भी मान सकते हो, बस जो माना उसके हिसाब से इक्वेशन लिखना। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है हाथ पूरा घुमाना। हाथ पूरा नहीं घुमाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां करंट जा रही है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप थोड़ा सा देख के कर रहे हो तो वो नहीं आएगा आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको पूरा हाथ घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। जैसे ये किसी लूप में कॉमन नहीं है तो यहां करंट किधर जा रही, कुछ लोग ये एरो को देखकर कंफ्यूज होते हैं कि नीचे जा रही है, लेकिन नहीं, जब आप हाथ पूरा घुमाओगे तो आपको दिखेगा कि ये करंट नीचे नहीं, करंट ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ लोग इस तरह के एरो को देख के सोचते हैं नीचे जा रही है, ये तो ऐसे जा रही है ना, यूं। पूरा हाथ इसीलिए बोलते घुमाओ, पूरा हाथ घुमाइए तो आपको दिखेगा कि यार इस लूप के हिसाब से तो ये ऊपर जा रही है, और कहीं कोई और दूसरी करंट कॉमन आ नहीं रही है। तो इसमें जो करंट गई है वो ऊपर की तरफ गई है, और कितनी करंट गई है, वो I1 करंट गई है। वोल्टेज का ड्रॉप कैसे कैसे होगा, तो करंट हाई से लो जाती है तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। रेजिस्टेंस में हाई से लो जाती है, ये याद रखना, ठीक है, रेजिस्टेंस के क्रॉस। इसी तरह से यहां पे यूं घुमाओगे तो यहां पर भी दिखेगी कि करंट यूं जा रही है, सब कितनी जा रही है, I1 ही जा रही है। ये हाई बना, ये लो बना, ये साइन लगाते जाओगे तो वोल्टेज इक्वेशन लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वोल्टेज इक्वेशन लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो साहब इस पे आए तो सर ये यहां गई I2, यहां पे चली गई I2, बहुत बढ़िया बात है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, जिधर से इंटर की वो प्लस बना दो, दूसरा माइनस। ये वाले में आप देख लो, पहले ही देख लो, दोनों लूप में है तो दोनों की कॉमन करंट जाएगी। अब आप थोड़ा नोटिस करो तो ये लेके जा रहा है इसको नीचे, और ये वाला लेके जा रहा है, इधर का एरो देख रहे होगे तो लगेगा नीचे जा रहा है, पूरा घुमाओगे तो दिखेगा ये लेके जा रहा है किधर, ऊपर। तो I1 लेके जा रहा है नीचे, I2 लेके जा रहा है ऊपर।
रिजल्टेंट किधर आएगा, करंट का जो टोटल रिजल्टेंट बैठेगा जाके वो किधर आएगा। दोनों नीचे की तरफ जा रही होती तो दोनों जुड़ जाती, एक नीचे जा रही एक ऊपर जा रही तो बड़ी करंट में से छोटी करंट माइनस हो जाएगी। अब बड़ी छोटी के लिए हमने ये मान रखा है, तो इसी हिसाब से हम चलेंगे। I1 बड़ा है तो I1 की दिशा में ही माना जाएगा, तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगी। अगर कोई कहे कि रिजल्टेंट करंट सर क्या हो जाएगी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं देखूं, यहां से बना देता हूं, इनकी रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और ये प्लस और ये माइनस, और कितना बनेगा ये रिजल्टेंट बन जाएगा बेटा I1 माइनस I2। करंट भी लिख दीजिए। तो सारी करंट हमने लिख दी है, और बैटरी पे करंट लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि बैटरी पे आपको अगर वोल्टेज इक्वेशन लगानी होंगी तो आपको बैटरी का वोल्टेज तो सीधा सीधा पता है ना। करंट वोल्टेज इक्वेशन लगाने के लिए, केवीएल इक्वेशन लगाने के लिए आपको रेजिस्टेंस में क्रॉस वोल्टेज I इंटू आर करना होता है, इसलिए I लिखना जरूरी है, और साइन लगाने से भी आपकी सुविधा हो जाती है। तो सर कुल मिला के हमारा लूप का काम यही था कि हमारा जो है ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, और एक बार मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो अब मेरा इसका रोल खत्म हो गया। आपको इस पीपीटी में मिल जाएगा, मैंने इसकी डुप्लीकेट फाइल बना दी है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीछे यहाँ पर ये है पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से इसको अब ये हटा दे, क्योंकि अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इसका मतलब खत्म हो गया। उन घुमाने वाली चीज़ों का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही से निकला। अब देखो बिल्कुल बिंदास केसीएल फॉलो हो रहा है, जंक्शन पर टोटल करंट जितनी आ रही है और जा रही है उसका सम बराबर है। चलो किसी जंक्शन को पकड़ लेते हैं, यहां पर आए, यहां पर इस पॉइंट को जरा चेक करो, यहां से आ रही है I1, यहां I1 है तो यहां पे भी I1 ही होगी, ठीक, और यहां गई है इस नियम के हिसाब से जो हमने बांटी I2, तो अगर यहां I1 गई है और यहां I2 गई तो यहां कितनी जानी चाहिए थी, इस तरफ I1 माइनस I2 जानी चाहिए थी। अपने आप सटीक आ गया। आप अपने से करते तो शायद कुछ गलती कर देते, सर इसमें तो नहीं करते, लेकिन हम 4-5 चीजें और लगा देते तो गड़बड़ कर देते, एक लूप और बना देते, एक लूप यहाँ कहीं बना देते तो गड़बड़ कर देते, तो आपको सब जंक्शन पे जा जाके चेक करना पड़ता। लूप लॉ से क्या है, आपको चेक करने की नीड नहीं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो भी रिजल्ट आया होगा वो अपने आप फॉलो हो रहा होगा। अब क्या करना है, अब अगर इसमें कोई कहे कि सर वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखनी है, वोल्टेज इक्वेशन सर कैसे लिखनी है, तो अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करूं तो सर केवीएल इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो अपन कुछ ले लेते हैं, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया, ये पॉइंट ई ले लिया, ये पॉइंट एफ ले लिया। क्लोज लूप में हमें पता है कि नेट वोल्टेज जीरो बनेगा, एलिमेंट्स के क्रॉस टोटल वोल्टेज। तो भाई कोई भी लूप पकड़ लो, बड़ा वाला पकड़ लो, छोटा वाला पकड़ लो, आपको जनरली दो अननोन बनते हैं यहाँ पे I1 I2, तो आपको वही निकालने अगर हैं तो दो इक्वेशनें चाहिए, कोई भी दो इंडिविजुअल लूप पकड़ लो, बड़ा छोटा। और सर कैसे पकड़, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, जैसे मन में आए वैसे तुम जाओ, करंट के घुमाने वाली डायरेक्शन में ही जाना ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करंट को पता करने के लिए था, एक बार पता चल गया अब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल मैं चलता हूं, ऐसे चलता हूं, ए डी सी बी ए से चला और ए पर वापस आ गया। सर ऐसे जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, आपकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन बिल्कुल सेम आएगी, माइनस कॉमन लोगे, जीरो को उधर भेजोगे, एक ही इक्वेशन बनेगी, आप चेक करके देख लेना। चलो मैं यूं चला तो यहां वोल्टेज लिखना है, तो फिर से देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, सेकंड टर्मिनल लिखते चले जाओ, वही फंडा यूज करेंगे जो कैपेसिटर में यूज किया था। वोल्टेज यहां कितना होगा, I इंटू आर होगा, तो यहां वोल्टेज लिख दिया मैंने प्लस, सेकंड टर्मिनल यूज कर रहे हैं हम लोग, I1 R2, हमेशा सेकंड टर्मिनल पकड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर गए, बैटरी की बड़ी डंडी प्लस होती है, छोटी डंडी माइनस होती है, तो सीधे सीधे वोल्टेज लिख देंगे EMF इसका माइनस E2, यहाँ आई वाई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑलरेडी वोल्टेज है। आगे बढ़े प्लस, इसलिए साइन लगा देना, देखो कितना आसान है। और करंट कितनी है, I इंटू आर, तो यहाँ लिख दिया हमने कितना, I1 माइनस I2 इंटू R3। आगे बढ़े, यहां पर आ गए, ये बेटा आ गया प्लस E1, आगे बढ़े प्लस आ गया कितना, I1 इंटू R1, और टोटल हो गया कितना, 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सर हम यूं जाते तो, ये आप जाओ और चेक करो, आपका रिजल्ट यही बनेगा, बस सब में माइनस लग जाएगा। जैसे मैं बता दूं, ये हो जाएगा माइनस I1 R2 प्लस E2 माइनस I1 माइनस I2 R3 माइनस E1 माइनस I1 R1 बराबर 0। आपकी इक्वेशन बनेगी, माइनस कॉमन लोग यही आ जाएगी, ठीक।
चलिए एक और लूप में लेके मैं चल लेता हूं, आप चेक करना इसको। मैं ऐसे चलता हूं, बी एफ लूप ले लिया मैंने, बी एफ ई सी बी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से चला सेकेंड टर्मिनल -I2 R4, ठीक, सेकेंड टर्मिनल, प्लस E3 सेकेंड टर्मिनल, ये प्लस है, प्लस E3 आगे बढ़ा सेकेंड टर्मिनल, पहले प्लस आया बाद में, सेकेंड टर्मिनल बाद में जो आ रहा है मेरे रास्ते में, -E2 और फिर आगे बढ़ा, वोल्टेज यहां लिखना है सेकेंड टर्मिनल पे, प्लस सेकेंड टर्मिनल समझ रहे हो ना, पहले मेरे रास्ते में माइनस आया, फिर बाद में जो लीविंग टर्मिनल है प्लस, वोल्टेज कितना हो गया I1 - I2 इंटू R3, और जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए बराबर 0। तो बिल्कुल सीधी सीधी सी जो है बात है, बिल्कुल सीधी सीधी सी गणित है, बड़े आराम से यहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई चाहे कि सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे वोल्टेज अगर कोई कह दे कि VA है और सब यहाँ वोल्टेज VB है, तो A पॉइंट से B पॉइंट के पोटेंशियल के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बनानी हो, लाइक VA - VB निकालना हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, A से B KVL लगा दो। VA जहां से चलो वहां पे उसका वोल्टेज लिख दो, VA माइनस I1 R1 सेकेंड टर्मिनल -E1 बराबर VB। लिखने का तरीका सीख लो, बस इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। और आपको VA - VB चाहिए, निकाल दो VA - VB, कितना आ जाएगा E1 प्लस I1 R1। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत जगह यूज हो जाती है। सर क्या यही रास्ता है इसके जाने का? नहीं भैया, अगर तुम यूं भी जाओगे ना आंसर सेम मिलेगा। I1 I2 की जब वैल्यूज डालोगे तो आंसर सेम मिलेगा। सर A से B में यूं अगर गया तो आंसर तब भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यही तो इसकी ब्यूटी है। सर आप क्यों नहीं यहां से आ गए? छोटा जो रास्ता दिख रहा है वही पकड़ेंगे ना, वही तो स्मार्ट तरीका हुआ ना, जो रास्ता मेरे को छोटा दिख रहा है तो वहां से हम जल्दी से जल्दी करके कर सकते हैं। तो ये भी निकाला जा सकता है, A से C किसी को करना हो तो VA प्लस I1 R2। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हारा I1 निगेटिव आ रहा हो तो इक्वेशन में भी आंसर में क्या डालना, तुम यहां I1 अगर डालना तो निगेटिव डालना, अपने आप रिजल्ट सही आएंगे। ठीक, I1 निगेटिव आने का क्या मतलब हुआ? I1 निगेटिव आने का मतलब हुआ कि करंट यूं नहीं जा रही, करंट यूं जा रही है, मगर तुम मत चेंज करो अपने क्वेश्चन में, आप मत चेंज करो उसको, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। आप तो इक्वेशन है उसी के हिसाब से बनाओ जिस हिसाब से आपने मानी है, वैल्यूज आप जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से डालते जाओ। निगेटिव आ रहे हैं आप निगेटिव डालो। एक बार क्वेश्चन में जो आपने डायरेक्शन बना ली उसके साथ छेड़ मत करना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो भाई ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आपका लूप मेथड से कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगा रहे हैं। सेम ही क्वेश्चन पकड़ते हैं, सेम ही क्वेश्चन पकड़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर नोडल लगानी होती यहां पर, जो कि किरचॉफ करंट लॉ का एक एप्लीकेशन है, तो नोडल कैसे लगती, इसी प्रॉब्लम में नोडल की एनालिसिस अगर लगानी होती तो कैसे लगती। उसके लिए ये सारे के सारे जो टर्म है, जो भी प्लस माइनस बनाए हैं, ये सब अब चेंज होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही नया ले लेते हैं। इसका अगर मैंने डुप्लीकेट बनाया हो पहले, ठीक है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं नया। एक मिनट, ठीक है, तो हमारा ये सेम ही रखते हैं, लेकिन हाँ वही क्वेश्चन बना लेते हैं। ये ठीक है, पॉइंट्स बने रह देते हैं। और ये R3 था और ये R1 था, R3 R1 और
ये R2 है, ठीक है। नोडल एनालिसिस अगर यहां पर लगानी हो तो वो कैसे अप्लाई होगी, सर्किट सॉल्व करने के लिए वो भी काफी यूजफुल है। और हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ना, तो वहां पर सब कंबाइन कर करके लगाएंगे, जो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी, नोडल लिखी, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, सब मिक्स करेंगे। नोडल एनालिसिस का तरीका देखो बहुत सीधा सीधा ये है कि नोड ढूंढो जहां दो से ज्यादा तार हैं। तो ये एक तार हो गया दो से ज्यादा, और यहां तो दो ही है, इसको छोड़ देते हैं, दो है और एक ही हो गया। तो अगर दो लूप हैं तो आपके दो नोड बनेंगे। एक नोड को उठा के ग्राउंड कर दो, यहां का वोल्टेज 0 कर दिया, इससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस से मुद्दा है। कोई भी किसी को भी किस पॉइंट को भी वोल्टेज कुछ भी मान के लिख सकता है, उससे किसी तरह के सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर यहां पर 0 हो गया तो इस नोड पर वोल्टेज मान लिया हमने Vx। अब एक नोड पकड़ो, नोड पकड़ा हमने Vx वाला, और उसको हायर मानते हुए, ये एज्यूम करना होता है कि वो हायर पोटेंशियल पर है, उसको हायर मानते हुए उससे हमेशा करंट फ्लो करा दो। लाइक I1 यहां पे चली गई I2 एक नोड से दूसरे नोड तक, और यहां चली गई I3। तो ये I1 इस नोड तक यहां चली गई, I2 यहां से यहां तक चली गई, I3। तो आपका एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच गए आप। ये ध्यान देना है कि एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचना चाहिए। अब अगर मैं कहूं तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि टोटल किसी जंक्शन पर या नोड पर टोटल करंट का सम, अलजेब्रिक सम 0 आएगा, तो मैंने मान लिया 0। और अब मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू लिखनी है, और I बराबर हो जाएगा कितना, V/R। तो अब अगर यहां से मैं आगे बढ़ूं तो जरा देखना I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो V/R यहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, यहां का सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, जो जो बैटरीज और इस तरह के पॉइंट हैं। तो Vx प्लस सेकेंड टर्मिनल यहां पर भी प्लस E3 -0, जहां एंड कर रहे हो वहां -0 हो जाएगा वो, बाय जितना बीच में रेजिस्टेंस पड़ा, सारा रेजिस्टेंस R4। एक और यहां कोई R3 लगा होता तो वो भी साथ में ऐड हो जाता, प्लस I2 वाला यहां से यहां चलना है, पहले वोल्टेज लिखना है। तो Vx माइनस नहीं, सेकेंड टर्मिनल प्लस E1, और जिस लास्ट नोड पर जा रहे हो उसको यहां नोड पे खत्म कर रहे हो, तो जहां जो उसका जो वोल्टेज है माइनस ला के लिख दो, अपॉन कितना रेजिस्टेंस बीच में पड़ रहा है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और I3 यहां से चले Vx सेकेंड टर्मिनल प्लस E2 -0 अपॉन बराबर, सिर्फ ये एक इक्वेशन में एक ही अननोन है Vx वाला। Vx निकल आया, Vx निकलते ही यहां Vx की वैल्यू डाल दोगे I1 आ जाएगा, यहां डाल दोगे I2 आ जाएगा, यहां डाल दोगे I3 आ जाएगा। E1 E2 E3 R1 R2 R3 सब पता होंगे आपको। और कोई करंट आपकी अगर निगेटिव आ रही है, जैसे यहां सॉल्व किया आपने, आंसर निगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I1 जो है वो इधर नहीं होके I1 इस तरफ है। सीधा सिंपल सरल मतलब है। तो इससे भी हमारे क्वेश्चंस अभी देखेंगे हम लोग, बढ़िया तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल फटाफट तरीके से। एक जगह जहां पर सिर्फ बैटरी पड़ी हुई है, ऐसे कोई कोई केसेस आ जाते हैं, उनको अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। और एक अपना मेथड और इफेक्टिव बैटरी वाला है, इफेक्टिव रिजल्टेंट का है, उसको एक बार देखते हैं, या फिर पहले हम लोग इसका एक दूसरा जिसमें सिर्फ बैटरी हो उसमें कैसे अप्लाई करेंगे उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो है काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, नोडल पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन में जो है हमको करंट निकालनी है 5 ओम में, और सवाल ये है कि इसको किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लूप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं,
नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों से करके दिखा दे रहा हूं। पहले हम इसको करते हैं लूप मेथड से। अब लूप मेथड में अगर आप देखो तो कितने लूप लग रहे हैं यहां पर, एक लूप ये इंडिविजुअल, एक लूप ये, एक लूप ये। इसमें हमने फ्लो करा दी I1, इसमें फ्लो करा दी I2, इसमें फ्लो करा दी I3। तो अब यहां पर हमारे पास तीन अननोन हो गए, I1, I2, I3। मतलब कि हमको अगर लूप से मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे तीन अननोन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिर्फ चाहिए होता तो वैसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सही से आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां अगर मैं लगाऊं तो इसमें यहां करंट यूं जा रही है, इसके हिसाब से पूरा घुमा के देखोगे, ये प्लस ये माइनस, करंट की वैल्यू लिख दी I1, और ये एज्यूम कर लिया हमने कि I1 बड़ा है, I2 से बड़ा है, I3 से। इसमें अगर मैं देखूं तो I1 नीचे और I2 यहां से नीचे लगता है, नीचे नहीं है बेटा, ऊपर है, देखना यूं घुमाओ, I1 नीचे, I2 ऊपर, तो रिजल्टेंट नीचे बचा, ये प्लस ये माइनस, कितना बचा I1 माइनस I2, क्योंकि I1 बड़ा माना है। यहां पर अगर जाएंगे तो I2 नीचे, I3 नीचे दिख रहा है, नीचे नहीं है, पूरा घुमाओ, I3 ऊपर, और I2 बड़ा है तो नीचे ही आएगी रिजल्टेंट करंट, कितनी हो जाएगी I2 माइनस I3। इधर बेटा प्लस, इधर बेटा माइनस, और इधर गया ये करंट I3, इधर बेटा प्लस, इधर बेटा माइनस। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब तो अपने को इक्वेशंस लिखनी है, अलग अलग लूप में आप कैसे भी घूम के इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे इसमें चलो मैं ऐसे ही घूम जाता हूं यूं, है ना, यहां से चला -10I1, आप इक्वेशन लिखना और देखना आपकी यही आ रही कि नहीं। -10 कितना I1 माइनस I2, -20, फिर वहीं आ गए बराबर 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां से ऐसे ऐसे चलते हैं, यहां से चला -10, माइनस सेकेंड टर्मिनल पे आते हैं लीविंग वाले, -10 I2 माइनस I3 +20 +10 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। और तीसरे इसमें चले जाते हैं तो -5I3 यहां से चले, पहले आया प्लस, फिर आया माइनस, -5I3 -40 +10I2 माइनस I3 बराबर 0। जहां से चले वहीं पे आ गए। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व करने पड़ेंगे। I1, I2, I3 यहां से निकलकर आ जाएंगे। अब देखो नोडल से क्या होता है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं इसको नोडल से ही सॉल्व करता और जल्दी सॉल्व होता। कैसे, देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं। यही सेम क्वेश्चन है। मुझे एक तो ये दिख रहा है कि ये दो नोड के बीच में एक सिंगल बैटरी पड़ी हुई है, तो ऑलरेडी मेरा एक नोड ऐसे ही कम हो गया इक्वेशन वाइज। यहां रेजिस्टेंस होता तो मेरा बढ़ जाता, रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण मेरा एक नोड ऐसे ही कम हो गया। तो हमको दिख क्या कह रहा है, यहां पे नोड या जंक्शन बनता हुआ दिख रहा है जहां दो से ज्यादा तार है, यहां बन रहा है, और ये सारे एक ही पॉइंट है, एक ही वायर है ना, तो एक यहां पर बन रहा है। तो नीचे वाले को ग्राउंड कर लो, यहां पर वोल्टेज कह दिया 0, तो ये यहां से यहां तक सब 0 है, ये सब 0 है, ये सब 0 है। और फिर इसके अकॉर्डिंग आप वोल्टेज लिखते चले जाओ। तो अगर ये 0 मान लिया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, पॉइंट्स के वोल्टेज निकलते चले आए आपको। आप चाहें तो इसको आप, ये 0 अगर है और ये 40 है तो इसको 40 वोल्ट भी लिख सकते हो। तो यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन जाना पड़ेगा, और अगर आप यहां नहीं लिखोगे तो फिर पूरा जहां तक आपको पॉइंट का वोल्टेज नहीं मिलेगा वहां तक जाना पड़ेगा। इसको अगर मैं x मान लूं कि यहां का वोल्टेज Vx है, यहां से तो लिख नहीं सकता हूं, ड्रॉप आ जाएगा, इसके कारण कुछ ना कुछ चेंज होगा। यहां से भी नहीं लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस के कारण कुछ चेंज होगा। अब अगर ये Vx है तो ये कितना होगा, देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसके बीच का वोल्टेज का डिफरेंस 10 है। तो अगर ये Vx माना है लोअर पोटेंशियल, तो ये 10 + Vx होगा, तभी दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो। तो अगर आप देखो तो वोल्टेज में अननोन सिर्फ Vx है, सिर्फ Vx है। यहां तो वोल्टेज कितना हो गया, एक ही तार है, यहां 0 हो गया। तो अगर 6 सिर्फ Vx है तो अब नोडल कैसे लग जाएगी, देखिए। एक जो भी नोड है उसको पकड़ लो और उसको हाई पोटेंशियल पे मानते हुए कहोगे कि इधर गई I1, इधर गई I2,
और इधर गई I3, लेकिन I3 की मैं जब आप लिखने की इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो V बाय आर लिखते हो, V बाय आर आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप उससे I3 को आगे बढ़ा के आप इसको ऐसे मान के चलो कि यहां से I3 इधर चली गई और एक I4 इधर चली गई, और ये जो भी है ये आपका इस करंट का ही ये सम है I3 और I4। तो एक्चुअली देखा जाए तो इससे इस नोड से कितनी करंट बनाएंगे हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो उधर गई हैं, क्योंकि यहां पे लिख नहीं पाएंगे हम इक्वेशन, V बाय आर नहीं है मेरे पास, और ये I4, और ये बराबर हो गया 0। एक पॉइंट से चलना है और दूसरे पॉइंट पर खत्म करना है। I1 यहां से चले तो I क्या लिखा जाएगा, देखना बेटा, V बाय आर, वोल्टेज लिखना है पहले और फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो 10 प्लस Vx, और चले और अगला जो भी वोल्टेज मिल गया आपको -0, यहां तक आने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हो गया, अपॉन 10 प्लस I2, 10 प्लस Vx, वोल्टेज देखना है सेकेंड टर्मिनल -20, ठीक, यहां पे आए -0, पॉइंट तक जाना है, अपॉन कितना 10, जितना बीच में रेजिस्टेंस पड़ा सब जोड़ दो, इधर आए तो इधर आए तो भैया हमारे पास I3 I4 लिखना है, तो यहां से शुरू कर दें। Vx यहां का वोल्टेज -40, यहां जाने की जरूरत ही नहीं, यहां जाके भी लिखते तो यही इक्वेशन बनती, अपॉन कितना 5 प्लस Vx -0 अपॉन 10, टोटल बराबर 0। सिर्फ ये एक इक्वेशन है, Vx की वैल्यू निकाल दीजिए, I1 I2 I3 I4 सब निकल कर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम ले लें, 10 एलसीएम लेके 0 को इधर चला गया, 0 हो गया, तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस Vx, ठीक है, ये कितना हो जाएगा +10 प्लस Vx -20, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया होगा तो डबल हो जाएगा, +2Vx -80 प्लस कितना Vx बराबर हो गया बेटा किसके, 0, 10 तो इधर 0 के इधर चला गया। अब देख लो कितना हो गया, 1 2 2 4 और 1 5, 5 Vx की वैल्यू जो है वो हो गई कितनी, तो यहां से देखेंगे तो 80-20 हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ है, 20 से कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा कितना -80 और 0 को इधर चला गया, तो ये हो गया 80। Vx की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 80/5, कितना आ गया, ये 16 आ गया। अब Vx की वैल्यू 16 वोल्ट आ गई, तो I1 ये रहा I1, ये रहा I2, ये रहा I3, ये रहा I4, क्या निकालना है, फाइंड द करंट इन 5 ओम, फाइंड द करंट इन 5 ओम। बेटा कहां से आ जाएगा, देखो करंट इन 5 ओम कौन सी है, I3 है, दिस इज, ये है करंट इन 5 ओम, रख दो यहां पर वैल्यू करंट इन 5 ओम, चलो रखते हैं, कितनी हो जाएगी, देखो Vx की वैल्यू सब ठीक किया, 16 -40 और डिवाइडेड बाय 5। अब एक बात देखो, आप निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है, निगेटिव आ रही है, और कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व कर लेंगे इसको, निगेटिव में आ जाएगा -4.8 एम्पियर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, हमने माना है कि करंट गई है इस तरफ, करंट गई है इस तरफ, और इधर गई -4.8, तो अगर इधर -4.8 गई है तो एक्चुअल आंसर में क्या होगा, एक्चुअल आंसर में जो है इस तरफ जा रही होगी करंट, और कितने एम्पियर की जा रही होगी, 4.8 एम्पियर की, इधर जा रही है -4.8 एम्पियर, मतलब इस तरफ जा रही है 4.8 एम्पियर। तो आपने देखा कि नोडल को लगा के क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। आप यही आप निकालना यहां से, और जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपने इस वाले सिस्टम में भी I3 इस तरफ ही मान रखी है, I3 अगर इसी तरफ मान रखी है, लेकिन एक्चुअली I3 इस तरफ आ रही है, आपका I3 जो आएगा सॉल्व करने पर यहां पर वो -4.8 आएगा। और किसी बच्चे ने I3 अगर यूं एज्यूम कर ली होती ऐसी और फिर इक्वेशन बनाता,
तो उसका I3 प्लस का 4.8 आ जाता अपने आप। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग मिला के करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और कहां किस क्वेश्चन में क्या फिट कर सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ये सारी थ्योरी क्लियर हो। एक मैंने और बताया था, आपको बोला था कि हम इफेक्टिव बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव ईएमएफ का कॉन्सेप्ट जो है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट फटाफट से बता देता हूं बेटा। अगर ये E1 है और ये रेजिस्टेंस R1 है, यहां पर रेजिस्टेंस और मतलब बैटरी रेजिस्टेंस दोनों होना चाहिए, सिर्फ बैटरी होगी उससे बात नहीं बनने वाली। यहां पर ये मान लो E2 है और ये R2 है, और यहां पर ये एक R3 रेजिस्टेंस है। 2-3 तरीके हैं चीजों को सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये कहता है कि आप इन दो पॉइंट्स को, यहां पे जरूरी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि दो पॉइंट्स के बीच ही पूरा का पूरा सर्किट इस तरह से जुड़ा हुआ हो। इन दो पॉइंट्स पर आप इफेक्टिव ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसके अक्रॉस करंट पूछ रहा है या इसमें करंट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, या इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो इफेक्टिव ईएमएफ से। जैसे अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को इफेक्टिव ईएमएफ से रिप्लेस करूं, इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि हम दोनों बातें समझ सकें। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को इफेक्टिव ईएमएफ से रिप्लेस करूं, मतलब कहने का इस ए और बी पॉइंट पर इन दो पार्ट को रिप्लेस करूं किसी एक बैटरी और रेजिस्टेंस से, तो इन दोनों की जगह यहां पर एक लग सकती है बैटरी E इफेक्टिव और एक लग सकता है R इफेक्टिव, और इन दो पॉइंट्स पे लगाया है और यहां पर आ जाएगा आपका R3, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। E इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? E इफेक्टिव की वैल्यू अगर मेरे कोई कहे कि कितनी हो जाएगी, तो उसका रिलेशन क्या बनता है? E इफेक्टिव कितना होगा अगर ये निकालना है, तो E इफेक्टिव इस केस में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ऐसे जितने भी होते वो लगा देते अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और 1/R इफेक्टिव पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फार्मूला लग जाता है। ये फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो R इफेक्टिव इस केस में कितना हो जाता? R इफेक्टिव इस केस में हो जाता R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब एक बात यहां देखने वाली है कि सब दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ थे, इसके कारण E इफेक्टिव का पॉजिटिव टर्मिनल भी इसी तरफ बनाया है मैंने, और E इफेक्टिव की वैल्यू इस रिलेशन से निकलकर आ जाएगी। अगर एक नेगेटिव होता उस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले एक बात और समझना। इसको सॉल्व करना है तो हमने कहा सिंगल बैटरी करंट यूं ही फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी I करंट, और सीधे I क्या लिखा जा सकता है? सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ दैट इज E इफेक्टिव बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R3 प्लस R इफेक्टिव। अगर सर हम इसको चाहते तो इस पूरे को भी इफेक्टिव में चेंज कर सकते थे, इस पूरे पार्ट को, लेकिन फिर सर्किट कैसा बनता? और ये पॉइंट है मेरा A और ये पॉइंट है मेरा B। इस पूरे को भी बदला जा सकता था, और इस पूरे को जब मैं बदलता तो E इफेक्टिव इधर आता, अलग E इफेक्टिव आता, ये वो वाला नहीं है, E डैश कह देते हैं, और R इफेक्टिव अलग आता, और सीधे सीधे मेरे को यहां पर A और B, फिर ये कोई और नहीं बनता, यहां पर कोई और सर्किट क्लोज नहीं होता। और इसका फायदा मुझे ये हो जाता कि क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है, अगर मैं पूरे को कंबाइंड इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो करंट नहीं फ्लो करेगी इस लॉजिक के हिसाब से, तो मुझे R इफेक्टिव निकालने की जरूरत नहीं है। जो E इफेक्टिव निकला है वही मेरा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। VAB की वैल्यू जो है वो सीधे E इफेक्टिव डैश हो जाएगी, और इस VAB की वैल्यू को मैं यहां यूज करके इन पॉइंट से पॉइंट केवीएल लगा के वोल्टेज की डायरेक्ट एक सीधी इक्वेशन लगा के करंट निकाल सकता हूं। तो आप देख रहे हैं मैं R इफेक्टिव निकालने से भी बच गया अगर मैं इस पूरे को कंबाइन कर लूं, क्योंकि इस पूरे को कंबाइन करने से मेरा ये सर्किट डायग्राम बना। इस सर्किट डायग्राम के बनने से ये पिछले वाले में तो मैंने ये दो लिया था ना, तो इसको लेना पड़ा। अब मैंने तीनों ले लिए तो मेरे पास ये बचा और ये बचा, तो इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है तो E इफेक्टिव ही
VAB भी होगा, इसका मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज मुझे मिल गया, और इसके क्रॉस का वोल्टेज मिल गया तो इस ब्रांच में करंट निकालना एक लाइन का सवाल है, इस ब्रांच में करंट निकालना एक लाइन का सवाल है, इस ब्रांच में करंट निकालना एक लाइन का सवाल है। और ई इफेक्टिव अब यहां कितना होगा, जिसको हम डैश बोल रहे हैं, दैट इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और तीसरी वाली ब्रांच में तो E है नहीं, तो 0 बाय R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और मुझे R इफेक्टिव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम सिर्फ VAB निकाल के ही हो जाएगा। पीछे के क्वेश्चन में मेरे को अगर यहां पर ये करता, मैं ये वाला पार्ट लेता, ये वाला पार्ट लेता, इतना पार्ट जब लिया था तब मुझे ये लगाना पड़ता, इतने को ही रिप्लेस कर पाते। ठीक है, चलिए इसमें ही एक लास्ट बात और कर लेते हैं कि अगर निगेटिव होता तो क्या होता, तो कहां पॉजिटिव लगता, कहां प्लस साइन लगता, कहां माइनस साइन लगता, उसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका मान लेते हैं 7 वोल्ट है, और या इसको ऐसा करते हैं, यहां पर इसको 20 कर लेते हैं, 20 वोल्ट है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहां पर एक हमने और रेजिस्टेंस लगा रखा है। और मान लीजिए मैं इफेक्टिवली इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इतने पार्ट का हमें इफेक्टिव निकालना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर लगेगा ये कैसे डिसाइड करोगे? आप कहोगे सर हम 20 देख लेंगे और 10 देख लेंगे, 20 वाला बड़ा है तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा, नहीं। पॉजिटिव क्या बनेगा, ये सिर्फ 20 और 10 के टर्मिनल डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा E1 बाय R1 क्या है। जैसे यहां पर इस हिस्से पर आप देखो तो E1 बाय R1, ऊपर वाले को अगर E1 बाय R1 मान लूं तो ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 20 बाय 4, दैट इज 5। और इस वाले हिस्से को अगर आप देखो तो इसका E2 बाय R2 क्या बैठ रहा है, तो 10 बाय 1। तो E2 बाय R2 बड़ा है, इसका मतलब कौन पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड E1 बाय R1 और E2 बाय R2 की वैल्यू करेगी, मतलब ये डिसाइड करेगा इसके हिसाब से। इसका मतलब जब मैं इसका इफेक्टिव बनाऊंगा तो मेरा इधर पॉजिटिव आएगा और इधर निगेटिव आएगा, और R आगे पीछे कहीं भी लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा E इफेक्टिव बनेगा और ये मेरा R इफेक्टिव बनेगा, और क्योंकि इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं तो एक R अपने को जो नीचे R पड़ा हुआ है इसको तो एज इट इज डाल ही देना है, ये इसका इफेक्टिव सर्किट बन जाएगा। और सर इस केस में E इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, ये ध्यान रखना भाई, इनकी वैल्यू से डिसाइड नहीं होता कौन प्लस माइनस बनेगा, E1 बाय R1 और E2 बाय R2 डिसाइड होगा। और सर कौन सा E इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये बड़ा है तो 10 बाय 1, और इसका ऑपोजिट है, आप इससे चेक कर लिया करो कि इस पॉइंट पर कौन सा टर्मिनल लगा और इस पॉइंट पर कौन सा, ये वाला लगा इधर पे हायर बनेगा इसके कारण, और ये बनेगा लोअर, भले ये पॉजिटिव लगा हो। माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 20 बाय 4, क्योंकि उल्टे टर्मिनल लगे हैं, अपॉन 1 बाय 1 प्लस, और यहां से आपको जो है वैल्यू ही आएगी, बिल्कुल सही वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को आपने यहां सीधे रख देना है। अगर आपका मान लो बाय डिफॉल्ट साइन माइनस आ जा रहा है तो आप समझ जाना आपने कहीं ना कहीं हायर पोटेंशियल किधर बनेगा ये गलत एज्यूम कर लिया है, ठीक है, इस कारण आपको ऐसा हो रहा होगा कि आप बड़े से ही छोटे पोटेंशियल को घटा रहे होगे, तो यहां पर इस तरह से हो गया। तो ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट का जितना ये चीजें हमने सीखी हैं, इन सभी पार्ट को हम लोग अलग अलग जगहों पर एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें भी लगा सकते हैं। और अगली क्लास हम लोगों की इन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगी कि किस क्वेश्चन में क्या लगा के फटाफट सॉल्व कर सकते हैं और कैसे पहचानते हैं कि इसमें क्या लगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ये सारे जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, एटलीस्ट ये मेथड्स पता हो। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो आपके तुरंत सॉल्व करने में आपको बिल्कुल पूरी तरह से हेल्प करते हैं, और फटाफट तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में इस
मैं ही छोड़ रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कीजिएगा लूप मेथड से और केवीएल मेथड दोनों से, ठीक है, ताकि आप बताइएगा इसका मेरे क्या आंसर आ रहा है। और अगली जो लेक्चर होगी उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और ये सीखेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या चीज जल्दी लगाई और मुझे कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में ये लगा के जल्दी हो सकता है। ठीक है, वो ऐसी क्या चीज दिख जाती है जिससे पता चल जाता है यार ये क्वेश्चन यहां से जल्दी होगा। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में इन्हीं जो टॉपिक्स हैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, थैंक यू।